हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान दो सर, इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट करते हैं। ये लास्ट है। इसके बाद जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए सर लास्ट इनकम टैक्स के सब पार्ट सब चीजें आ चुकी है सर। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका सिखाया था, पहले नीचे आके पढ़ा करो। हमसे चाहता क्या है? कंप्यूट द टोटल इनकम बोला है सर, टैक्स लाइबिलिटी बोला है ऑफ मिस्टर कमल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द प्रोविजन ऑफ 115 बीएससी। थैंक यू। नॉर्मल प्रोविजन से चलना है, 115 बीएससी नहीं है। यही तो हम जीवन में चाहते थे सर। तो एक बात तो कंफर्म है सर, अपन पेज ऐड करके चालू हो जाते सर, क्योंकि हमें लिखना तो पड़ेगा सर। चल, और आई पर्सनली थिंक हर स्टूडेंट ये लाइंस लिखते हैं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर, क्या नाम है बंदे का भाई? कमल, मिस्टर कमल, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर नॉर्मल प्रोविजन सर। सर प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है हर स्टूडेंट से, ये लाइन लिख के आना है सर। अगर आप नहीं लिखेंगे मेरे को दिक्कत नहीं है सर, आपका मार्क्स कट जाएगा सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। लाइन और बड़ी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टोटल इनकम का है, टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोला है, सब तो चाहता है हमसे जीवन में। तो जब इतना कुछ चाह ही रहा है तो बेटर है ना, और पेज और लाइन ड्रॉप कर ही लेते हैं सर। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर हाउ कैन यू नो कि कितना लगने वाला है? बोला यार ये तो ना अंदाजे और एक्सपीरियंस से होता है सर, कि इतने बार इतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया आप लोगों को कि अगर आप, अब देखो 100% एग्जैक्ट तो किसी का नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर किसी का एग्जैक्ट हो रहा है तो वो भगवान है, जीता जागता। ठीक है, चलो आओ सर पढ़ते जाते हैं, फालतू बातें बाद में कर लेंगे। मिस्टर कमल अ रेसिडेंट एंड एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज 58 ईयर्स। रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज 58 ईयर्स, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। नॉर्मल प्रोविजन है तो एडिशनल भी डेप्रिसिएशन मिल सकता है। टैक्स ऑडिट, वेरी गुड, बड़ा आदमी, छोटा मोटा मत समझना सर। ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बोल रहा है सर। ठीक है, उसके बाद आपको कहानी दी हुई है सर, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है सर। मेरी तो जान होती है पीजीबीपी में नेट प्रॉफिट। तो पहली चीज तो एक तो दिख रहा है मेरे को पीजीबीपी, उसमें सबसे पहले है सर नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना है सर? 20,61,750। 20,61,750 सर। इसमें आएगा ऐड, और थोड़ा गैप देके सर, ये अंदाजे से होता है। आप ज्यादा गैप भी दे सकते हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ सर। आप तो पेपर एग्जाम फॉर्म का पैसा दिए है ना सर, ज्यादा गैप दो, क्या दिक्कत है? ग्रॉस प्रॉफिट से मुझे दिक्कत नहीं है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से मुझे दिक्कत है सर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी यहाँ नहीं आता, आईयूएस में जाता है सर। तो मैं ना इसको जहां जहां जाए सर, यही तरीका एग्जाम में फॉलो करना सर। जैसे जैसे पढ़ते जाओ, जहां जहां जितनी जगह ट्रीटमेंट जा रहा है करते जाओ, दोबारा आने का टाइम नहीं मिलेगा सर। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी हटा दो सर, हटा दो पहला। देखो भाई, मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगा, आप मत एग्जाम में शॉर्ट में लिखना। हे भगवान, स्टूडेंट ने जो आरटीआई से कॉपी मंगाई है ना सर, उसमें शॉर्ट में लिखने में मार्क्स कटे। हे भगवान, ये भी होने लग गया है। तो प्लीज शॉर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 47250, इतना ही था ना? 47250 ये यहां से हटा दो सर, और इसको ले चलते हैं अपन आईयूएस में सर। ये पहला है सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी सर, यहाँ ग्रॉस अमाउंट आएगा सर। कितना आ जाएगा सर? 47250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30। 47250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 सर, 67,500 सर। ठीक है, एक तो ट्रीटमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओ वाओ, क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं है, और डेबिट साइड।
मैं क्रेडिट से चालू करता हूँ क्योंकि मेरे को क्रेडिट में पसंद है, कम चीजें होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से दिक्कत नहीं है मुझे, सैलरी एंड वेजेस से दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन से दिक्कत नहीं है। ये क्या है भाई? टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये कहां से आ गया? ये कुछ भी है, ये कुछ भी बकवास है, ये यहाँ आता ही नहीं है सर। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो इसको ऐड कर लो। पहला ऑफ एसेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च 1 लाख। आगे बढ़ते हैं सर। डेप्रिसिएशन ना मैं स्टार कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है सर नीचे एज पर इनकम टैक्स दिया होगा। प्रोफेशनल फीस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रेंट रेट एंड टैक्सेस से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस से दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉफिट तो मेरी जान है सर। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वेयर अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो ओपनिंग स्टॉक इतना दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इतना दिखाया है इन्होंने, ये अंडर वैल्यू मतलब ये 90 के बराबर है सर, इसको 100 के बराबर ले जाना पड़ेगा सर। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 4,38,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 4,38,000। यार है सर, अरे यार कुछ अजीब ही टाइप का फिगर आ रहा है सर। अपन बढ़ाएंगे सर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सर, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक में क्या कहानी है सर? 3,30,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 माइनस 3,30,000। ये आ रहा है सर 3,66,666। तो सर क्लोज ओपनिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 3,66,667, ठीक है। ये पहले पॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड फॉलोइंग आइटम्स। देखो भाई, कॉन्ट्रीब्यूटेड 20% ऑफ बेसिक सैलरी इन नेशनल पेंशन स्कीम प्रिफर्ड इन 80 CCD। सर 14% ही तो अलाउड है सर। मिस्टर गणेश हु हैज विड्रॉन बेसिक सैलरी ऑफ 4 लाख, डियरेंस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक पे। अच्छा, और 50% ऑफ द DA इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। तो सर बेसिक सैलरी हो गई 4 लाख, DA मैं सीधा फॉर्मिंग पार्ट वाला ले रहा हूं। देखो 40% इसका DA आ जाएगा 1,60,000, 40% आ जाएगा 1,60,000, उसका भी 50% किया तो 80,000। तो DA मेरे लिए कितना काम का सर? 80,000। टोटल 4,80,000, इसका 14% सर 67,200, ठीक है। अब इसने तो बेसिक सैलरी का 20% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मतलब 4 लाख का 20%, 4 लाख का 20% इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मतलब 80,000 इसने कंट्रीब्यूट किया। बट सर मैक्सिमम कितना कर सकते थे कंट्रीब्यूट? मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते थे 67,200। तो सर माइनस 80,000 कर लो, तो 12,800 एक्सेस कंट्रीब्यूशन डाल चुका है वो PL अकाउंट में, जो कि अलाउ नहीं होगा सर। तो सर 80 CCD वाला कंट्रीब्यूशन है सर कितना? 12,800 सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द एम्प्लॉयज ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट अंडर द वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ओ भाई साहब मुझसे 35D की बातें कर रहे हैं। सम ऑफ 3,50,000 वॉज पेड ऑन 1 जनवरी। सर आप पूरा खर्चा कैसे डाल रहे हो सर? डिवाइडेड बाय 1/5, तो 3,50,000 डिवाइड बाय 5। सर आप 2,80,000 ऐड कर लो क्योंकि 150 अलाउ होगा, मतलब 70,000 अलाउ हो जाएगा सर। तो 2,80,000 ऐड कर लेते सर। चौथा है सर, क्या चीज था? वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर, ठीक है। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स interest paid at the rate of 15% on a loan of 18 lakh which was taken from SBI on 1/7/2022 for the purchase of new electric car of 20 lakh. The car is for personal purpose. ओ भाई साहब, अगर पर्सनल पर्पस है तो PL अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन में क्यों डाला हुआ है? ये हुआ ना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें क्यों डाला है? तो कितना डाल के रखा है इसने? इसने डाला है सर 18 लाख, ठीक है।
इंटू 15%। सर इसने खर्चा डाल के रखा है सर 2,70,000। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये 17 को लिया था। ए भाई मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है, मैं अपने साल का सोचूं ना, उसके पहले वाले साल का मैं क्या करूंगा। तो सर 2,70,000 इंटरेस्ट ऐड कर लो सर। पर सर क्या डिडक्शन ले सकते हैं सर? हाँ सर डिडक्शन तो ले सकते हैं सर, इतने बुरे थोड़ी के हम। सर यहाँ पर माइनस कर लो सर डिडक्शन। और डिडक्शन में कौन सी है सर? ये 80 सर। बट मैक्सिमम कितना मिलता है सर? 1,50,000 ही मिलता है सर, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलता सर। आगे देखो सर, depreciation allowable as per Income Tax Act 1962 is 5,50,000, but for the calculation of such depreciation following addition was not considered। वाह, तो पहले तो ऊपर जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ उसको ऐड कर लो भाई, 9,25,000। चलो भाई, सिक्स्थ डेप्रिसिएशन सर 9,25,000 सर। फिर यहाँ माइनस कर लो सर डेप्रिसिएशन सर 5,50,000। ये जो एज पर इनकम टैक्स निकाल के रखा है सर, एज पर इनकम टैक्स। फिर डेप्रिसिएशन ऑन कार कितना था? वैल्यू पे कहाँ गई बे? डेप्रिसिएशन ऑन कार वैल्यू कहाँ गई? ये रे सर 3,50,000 और 25 सितंबर को परचेज किया सर। तो 25 सितंबर को अगर परचेज करता है तो 180 डेज से कम पुट टू यूज, तो फिर डेप्रिसिएशन आधा भाई। 25 सितंबर नहीं, 25 सितंबर मतलब 25 सितंबर से 31 मार्च है, तो ये कितने दिन हो जाएंगे सर? और गिन लेते भाई, सितंबर का 5, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 187 डेज आ रहे हैं सर, 187 डेज पुट टू यूज है, तो लो ना सर 15% डेप्रिसिएशन। तो सर 3,50,000 का 15% सर 52,500 सर। सर 52,500 सर डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट, एन एसेट वॉज परचेज्ड फॉर 7 लाख on 17/11/2023 for conducting scientific research, ठीक है, and the deduction was claimed under section 35, ठीक है। The asset was sold for a consideration of 6 lakh। ओ भाई साहब, साइंटिफिक रिसर्च की एसेट बेच दिया, साइंटिफिक रिसर्च की एसेट बेच दिया, तो 6 लाख रुपए इनकम सर, ठीक है। अच्छा 7 से ऊपर में बेच देता तो कैपिटल गेन भी आ जाता, याद रखना सर, ठीक है। इसके बाद और कहानी आगे बढ़ी सर। A plot of industrial land which was used by Mr. Kamal for the business purpose for the last 10 years was compulsory acquired by the central government on 7/4/2024. The compensation was 15 lakh was received on 13/7/2024 sir. Such property was purchased by him on 8/10/2010। एक मिनट, ओ भाई साहब, ये तो एसेट सर 23 जुलाई 2024 के पहले की कहानी है। ओ भैया, इसमें इंडेक्सेशन होगा और कंपलसरी इंडेक्सेशन होगा, क्योंकि 23 जुलाई के पहले की है ये एसेट। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है सर। चलो फिर कैपिटल गेन भी लिख ही लेते हैं। ओ भाई, मैं तो जगह ही नहीं छोड़ा कैपिटल गेन के लिए, कहाँ लिखूं? यहीं लिख लूं कैपिटल गेन सर। सेल वैल्यू है सर 15 लाख, ठीक है, माइनस कर लो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, निकालना पड़ेगा सर। कितनी आएगी सर? ये 2 लाख, देखो यहाँ निकालूं क्या? यहाँ निकाल लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। 15 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 2,50,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 167 सर। कितना आ जाएगा सर? 2,50,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 117 माइनस 15 लाख। ये आ जाएगा माइनस करके आ रहा है 724,359 सर, ठीक है। उसके बाद सर ही परचेज अनदर प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड ऑन 15/4/2025 सर।
वेरी नाइस सर। क्या हम 54D में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? सॉरी, एक्सेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? हाँ सर, क्लेम कर सकते हैं। 7 लाख की तो डेफिनेटली कर सकते हैं सर। ठीक है, तो इसमें से प्लस कर लो 7 लाख, तो ये आ जाएगा सर 24,359 सर। इतने का कैपिटल गेन आ जाएगा सर। फाइनली कैपिटल गेन जो आपका आएगा सर, ये आ जाएगा, एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया। 2,50,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 167 माइनस 15 लाख। अरे यार, ये प्लस माइनस ही गड़बड़ कर दिया मैं। ये आ रहा सर 956587 956587। इसमें माइनस कर लो 7 लाख, तो ये आ जाएगा सर 256,587 ठीक है, 256,857। ठीक है, ये मेरा कैपिटल गेन आ गया। तो सर मैं कैपिटल गेन ना यहाँ पर कंप्यूटेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर 256,587 सर। ठीक है, अगर आप भी ऐसे डायरेक्टली लिखते हो तो नीचे जाके कैलकुलेशन दिखा देना सर। ऐसा नहीं कैलकुलेशन भी नहीं दिखाया, कैलसी में कर लिया और डायरेक्टली लिख दिया, ऐसा तो सोचना ही मत सर। मेरे पास जगह की शॉर्टेज थी, मैंने जगह का मिसमैनेजमेंट किया सर। ठीक है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो पेड 1,05,000 एज इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन सर। गवर्नमेंट ने इसको इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन दिया। वेरी नाइस सर। IUS में टैक्सेबिलिटी की बात है सर। इंटरेस्ट सर कितना सर? 1,05,000 माइनस कर दो सर 50%, कितना आ जाएगा अभी इसका? 50% 52,500 सर। तो माइनस किया तो ये भी तो 52,500 ही होगा सर। और कोई पॉइंट बचा ट्रीटमेंट करने का? ना सर, मैंने तो हर एक पॉइंट का ट्रीटमेंट कर दिया। देखो ऐसे पढ़ते जाओ और पूरा ट्रीटमेंट करते जाओ, उसके बाद लगे तो एक बार नजर फेर लो सर कि कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया था मैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है। नहीं, सब पॉइंट का ट्रीटमेंट कर लिया और सब इनकम निकालना चालू करते हैं। प्लस माइनस करेंगे। 61,750 प्लस 1 लाख प्लस 4,8,667 प्लस 12,800 प्लस 2,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,925,000 प्लस 6 लाख। ये टोटल आ रहा है। ठीक है, माइनस 4,7,250 माइनस 367 माइनस 5,50,000 भाई। ठीक है, माइनस 52,500। ये आ रहा है सर मेरा 36 कुछ, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन? ठीक है, ये अपना आ गया। इसमें अपन, एक मिनट, ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये अपन ने गलत लिख दिया सर, तो ये 5 और है। ठीक है, तो ये आ रहा है सर 36, लो भाई, 36,123,00। ठीक है, ये PGP की इनकम हुई। फिर IUS की इनकम कितनी आ जाएगी सर? 52,500 प्लस 67,500, ये आ रहा है सर 1,20,000। कैपिटल गेन की आ जाएगी 256,587। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ जाएगी सर? प्लस 1,20,000 ऐड किया तो ये आ जाएगा 256,587 प्लस 36,123,00। ये आ रहा है सर आपका 39,88 चौपलेट है। हाँ, चौपलेट है। फिर 1,50,000 का डिडक्शन ले लो सर। ये इकलौता तो डिडक्शन है सर। तो ये 383,888,7 सर। ये आपकी टोटल इनकम आ गई।
आया समझ? अब इसको आप राउंड फिगर कर सकते हैं, तो राउंड फिगर में ये 383, अभी ये कैसा लिख रहा हूँ मैं, 383 कहाँ गया, दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, इससे लिख लेता हूँ, 383 888 नहीं 8890, ये फाइनल हो गया सर। अब टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी सर? पहले तो सर लॉटरी इनकम है सर, लॉटरी है सर, कितने की लॉटरी थी सर हमारी, कहाँ गया, 67,500, इसका 30%, 20250 सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर 256,587, ठीक है, 256,587, 256,587 इंटू 20% सर, इंटू 20% सर, 51,317 सर। अब एक काम करो, बैलेंस अदर इनकम में स्लैब लगा लो सर, ठीक है। अदर इनकम कितनी बचेगी सर? 383,88,888 नहीं 8890, ये ना, हाँ, माइनस 67,500 माइनस 256,587, ये आ जाएगा सर बैलेंस इनकम 351,4,803 सर, ठीक है। अब इसमें स्लैब लगा लो सर। टैक्स निकालना तो आई पर्सनली थिंक सबको आता है सर, कि सर इसमें 10 लाख पे तो फिक्स्ड है। अच्छा ये इसकी एज क्या है? 58 बच गए सर, 10 लाख में तो फिक्स्ड है। बैलेंस पे 30% निकाल लो, प्लस 112500, ठीक है। तो ये आ रहा है सर टैक्स, इसमें टैक्स आ जाएगा सर 866,941 सर, ठीक है। फिर ये प्लस कर लो 51,317 प्लस 20250, ये आ रहा है सर 938,508, ठीक है। इसमें प्लस कर लो 4% प्लस 4%, 976,048, ठीक है, 976,048 आया। अब हमसे टैक्स लाइबिलिटी पूछा था, तो टैक्स लाइबिलिटी तो यही है। अगर टैक्स पेबल पूछता, एक स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए मैं ये चीज बता रहा कि सर अगर टैक्स पेबल बोल देता तो यहां पर जितना टीडीएस माइनस हुआ है ना सर, वो टीडीएस भी मैं यहां पर कर देता माइनस। टैक्स पेबल नहीं पूछा है मुझसे, सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, इसलिए मैंने सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी बताई है। आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है ना, वो अपन ने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है यार। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। चलो, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अरविंद अंडर ऑप्शनल रेजिम असेसमेंट ईयर 25-26 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है भाई। मिस्टर अरविंद एज 62 ईयर्स, एज हमारे काम की है सर, इज अ कैनेडियन सिटीजन, थोड़ा ध्यान रखना, एम्प्लॉयड इन अ सीनियर रिसर्च पोजीशन विद अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बेस्ड इन गुरुग्राम हरियाणा, हरियाणा में है सर गुरुग्राम, ठीक है, सिंस 2009, ठीक है। He to share his research expertise, he traveled to group companies abroad while remaining based at the Gurugram office. ऑफिस तो उसका यहीं पर है, बट वो घूम घूम के रिसर्च अपना शेयर करता है ग्रुप कंपनीज के साथ। इस ट्रेवल शेड्यूल फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है सर, तो पीरियड ऑफ स्टे दिया हुआ है यूएसए, यूके और जर्मनी, इतना टाइम वो बाहर रहा है सर, हमें डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर नहीं जाता है, कैनेडियन सिटीजन है सर, ठीक है। सिंपल दो बेसिक कंडीशन है, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई हुई तो रेसिडेंट हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इसका इंडिया में कितना दिन है सर। तो यूएसए में कितने दिन है सर? 25 अगस्त को यूएसए में था ना सर, तो 24 अगस्त तक इंडिया में था, तो अगस्त के हो गए 7 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर। सर अगस्त में 78 डेज बाहर था यूके में। नवंबर में हो गए 10 और 11 प्लस नवंबर दिसंबर का हो गया 23। ये आ रहा है सर 34 डेज, ठीक है। और जनवरी में 21 प्लस 22 दिन जनवरी में बाहर था। फेब में 28, मार्च में 24, ये आ रहा है सर 74 डेज। तो तीनों को ऐड कर लो सर, 78 प्लस 34 प्लस 74, ये आ रहा है 186 डेज ये इंडिया से बाहर था। सर पहली बेसिक कंडीशन ये होती थी कि सर 182 डेज इंडिया में होना चाहिए सर। तो मैं अगर 360, तो सर ये तो 179 डेज इंडिया में, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया बेसिक। बट दूसरी कंडीशन क्या थी सर, 60 डेज प्लस 365 डेज। 60 डेज तो है, 365 नीचे देखो सर। सर 380 डेज ये था इंडिया में, तो रेसिडेंट तो ये हो गया सर। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए देखो सर, सर पिछले 7 साल में से 729 डेज और लेस इंडिया में है सर, तो सर नॉट ऑर्डिनरी हो गया। आई बात समझ आया? ये सबको बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ ये सबको? तो ये हमें सबसे पहले तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था, और रेसिडेंशियल स्टेटस यही है इसका, ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर, ठीक। इसके बाद दिया हुआ सर इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो भाई, सैलरी इनकम मिली है फुल्ली क्रेडिटेड टू इज इंडियन बैंक अकाउंट, तो सर सैलरी है एज पर नॉर्मल प्रोविजन है, तो 50,000 माइनस कर लेना सर, तो 15,30,000 इसकी सैलरी इनकम हुई। डिविडेंड ऑफ 48,000 सर फ्रॉम ट्रीट लिमिटेड, अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, डिपॉजिटेड इन सिंगापुर बैंक अकाउंट। सर रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है सर। सर इंडिया से बाहर इनकम हुई, इंडिया से बाहर ही एक्रूई हुई और एनी अदर सोर्स से हुई, सर ये टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। अगला, इंटरेस्ट इनकम ऑफ 10,500 क्रेडिटेड टू सेविंग अकाउंट। सर बिल्कुल सर, ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है आईयूएस में, ठीक है। तो ये आप 10,500 ले लेंगे, पर सर आप ATTTB भी क्लेम कर सकते हैं सर 10,500 का सर। सर TTA क्यों नहीं सर, इसकी एज 62 ईयर्स है, तो TTB अपन क्लेम कर सकते हैं सर, ठीक है। तो इसकी इनकम कितनी आएगी सर, ऑल टुगेदर 15,30,000 ही आएगी सर इसकी इनकम। समझ आया कैसे निकाला मैं? बैठा दिमाग में टोटलिंग? सर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए इतना कुछ सॉल्व करा चुका है, बाप रे बाप। मैं आपको एक बार ना थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने क्या कराया है। मैंने फास्ट ट्रैक रिविजन लेक्चर्स करवा दिया आप लोगों को, टॉप 46 क्वेश्चन इनकम टैक्स से करा दिए, टॉप 56 क्वेश्चन इनकम टैक्स से करा दिए। एमटीपीज इस अटेम्प्ट के पिछले और उसके पिछले तीनों अटेम्प्ट्स की आरटीपीज मैंने कंबाइन कर दी आप लोगों के लिए, वो ऑलरेडी शेयर्ड है। एमटीपी फर्स्ट वाली अभी इस अटेम्प्ट की करवा दी, इससे पिछले वाले तो करवा चुका हूँ, इस अटेम्प्ट की फर्स्ट एमटीपी हो गई, सेकंड करवा रहा हूँ, इसको भी फिर बाद में मैं कंबाइन कर दूंगा। इतनी चीजें करवा चुका हूँ टैक्स में कि मेरे को तो लगता है सर कि आप इतना ही कोई इस चैनल पे बैठ के टैक्स का कर लेना सर, बाप रे। और कुछ जरूरत ही नहीं है, और कुछ जरूरत ही नहीं है इधर उधर भागने की सर, इतना कुछ टैक्स का इस चैनल पे, ठीक है। और नोट्स मैं अलग आप लोगों को डेली शेयर कर रहा हूँ सर, बहुत प्यारे नोट्स बना रहा हूँ और नोट्स शेयर कर रहा हूँ जीएसटी के, ताकि इनकम टैक्स तो मैं कवर ऐसे करवा रहा हूँ, जीएसटी में आपके नोट्स के साथ शेयर कर देता हूँ सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जामिन, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस ना सर अगर आप मेरे प्रैक्टिस कर चुके हो तो ये बहुत सेम टाइप के क्वेश्चंस है, कोई नया नहीं है सर। देखो जैसे मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रोहित अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया हु डज नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मेड अ पेमेंट ऑफ 10 लाख, ठीक है, इन जनवरी, 25 लाख इन फेब एंड 25 लाख इन मार्च टू सुरेश अ कॉन्ट्रैक्टर। अब जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्टर देखा 194C आया, पर सर जो पेमेंट किया है उसकी तो बिजनेस इनकम ही नहीं है सर, ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने सीखा था सर अगर CH और J एप्लीकेबल नहीं है तो 194M आ जाता है। M बोलता है सर कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है वो 50 लाख से एक्सीड करना चाहिए, तो यहाँ पर 25 प्लस 25 50 प्लस 10 60 लाख है, तो सर ये तो एक्सीड कर गया सर 60 लाख। अब TDS का रेट कितना % होगा सर? 2%। 1/10/2024 के बाद से रेट चेंज हो गया, तो सर अगर कुछ बताया नहीं है तो हम नया वाला रेट ले लेते हैं सर, सिंपल। बहुत बार ये सब क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं,
आगे देखो, ABC Private Limited makes a payment of 2 lakh rupees to Mr. Rajesh, an individual transporter who owns 6 good carriage. फिर वही बात है सर, 194C सर ये बोलता था अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है जिसने पैन नंबर दिया और जिसके पास 10 से कम गाड़ियां हैं, उस आदमी को 194C में कवर नहीं करेंगे, उसका TDS नहीं कटेगा। बट यहां पर इसने पैन नंबर फर्निश नहीं किया है, चोर है ये आदमी, तो इसका सर 20% TDS कट जाएगा सर। क्लियर बैठे हैं दिमाग में? और थर्ड क्वेश्चन देखते, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर कृष्णा एज 38 years is entitled to a salary of 40,000 per month. He is given an option to by his employer either to take HRA और रेंट accommodation. चलो बरसों बाद ये क्वेश्चन देखा मैंने, ये अच्छा लगा सर मेरे को, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये मैं अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस बैच में तो सॉल्व कराता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। रेंट accommodation which is owned by the company सर, ठीक है। The monthly rent for the hired accommodation is 6,500. Advise Mr. Krishna whether it would be beneficial to avail HRA or rent accommodation. Give your advice on the basis of net take home cash benefit. ठीक है, assuming he has opted out of the 115BC. ये सीखना पड़ेगा सर। चलो इसके लिए तो मेहनत करते हैं सर, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे नहीं बनेगा सर। इसमें आपको 2 ऑप्शंस क्रिएट करना पड़ेगा मिस्टर कृष्णा के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर रफ में लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर पूरा लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे सर, आप लोग शॉर्ट में नहीं करना, नहीं तो मार्क्स काट देंगे उन लोग। वैसे जो इंस्टीट्यूट आपको सजेस्टेड आंसर का प्रेजेंटेशंस देती है ना सर एग्जाम में, वैसा ही, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वैसा ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। और 1-2 चीजें याद रखना, शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड सर, मैं आपको एकदम स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। कोशिश भी नहीं करना शॉर्ट फॉर्म्स करने की सर, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हुए देख लिए, बहुत ज़्यादा काट रहे हैं लोग शॉर्ट फॉर्म के नाम पे, 2-2 मार्क्स काट रहे भाई, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा अनफेयर है। बट स्टिल अब जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। बेटर है कि आप अपने तरफ से ध्यान रखें कि गलती ना हो सर। एक है HRA, एक है रेंट फ्री एकोमोडेशन सर। रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी थी इसकी? 40,000 पर मंथ थी सर। तो 40,000 इंटू 12, 4,80,000, 4,80,000। ये तो दोनों जगह रहेगा सर। DA वगैरह तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं सर, सीधा सीधा आपको HRA निकालना है सर। और HRA इसको कितना मिलता था सर? 8,000 पर मंथ मिलता था ना, ठीक है। तो यहाँ पर HRA का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा सर। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग याद है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सर। सबसे पहला एक्चुअल रिसीव्ड कितना है? 8,000 इंटू 12 सर, 8,000 इंटू 12, अबे इंटू 12, ये आ जाएगा सर 96,000। दूसरा रेंट पेड 6,500 है सर, माइनस 10% ऑफ सैलरी सर। यहाँ पर सैलरी तो 4,80,000 ही है सर। 6,500 इंटू 12 मेमोरी प्लस माइनस 48,000 यही कर लेता हूँ सर। तो ये मेरा 30,000 आ जाएगा सर, ठीक। तीसरा सर, तीसरा क्या था? 40% और 50% ना, तो यहाँ पर कुछ बताया है एरिया के बारे में सर इसके। एरिया के बारे में कुछ बताया है क्या इसके? कृष्णा 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 कृष्णा, नहीं कुछ नहीं बताया सर। यहाँ पर तो एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया। अब एरिया के बारे में कुछ नहीं बता रहा है तो हम क्या करें? 40% ले, 50% ले? मेरे हिसाब से एरिया के बारे में क्यों नहीं बताया यार? एरिया तो बता देता कम से कम। तो डिसाइड कर लेते हैं हम 40 ले कि 50 ले।
सर देखो एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर आपकी एजम्पशन है सर 40-50, आपको जो भी लेना हो सर आप 40-50 कुछ भी ले सकते हो, एज्यूम कर लेना। अब कोई नहीं बताएगा तो कैसे करोगे, लड़ थोड़ी के लोगे सर। वैसे भी तीनों में विच एवर इज लोअर है, 40 लो या 50 लो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है सर, क्योंकि तीनों में विच एवर इज लोअर में तो ये 30,000 आएगा सर। तो सर हमें कितना मिला है 96, एग्जेम्प्ट कितना है 30, तो बचा क्या होगा सर 66 टैक्सेबल आ जाएगा सर। तो HRA टैक्सेबल 66,000, ये HRA का हुआ। एक आएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन सर, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब यहाँ पर रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में इसने बोला था सर कि रेंट फ्री एकोमोडेशन इज ओन बाय द कंपनी, कंपनी का खुद का है सर, तो उस केस में सर वही बात है सर 10% ले लो सर, 40 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन मानो, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, पॉपुलेशन के बारे में बताया ही नहीं है सर। तो 10% ऑफ सैलरी, अब यहाँ पर सैलरी तो 4,80,000 है, उसके अलावा कुछ है नहीं सर, तो यहाँ पर लिख लो 48,000, ये तो इसके अलावा और कुछ आ नहीं रहा सर, यही हमारा फाइनल है सर। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं ग्रॉस सैलरी कितना आ जाएगा सर 4,80,000, इसका 10% ऐड किया 528,000 और 4,80,000 प्लस 66,000 5,46,000। अच्छा, जिन स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि ये सर फेक रहे, सर की बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप जाके देख लेना सर, आप जाके बिल्कुल देख लेना मेरी बुक में, क्वेश्चन बैंक में जो मैंने शेयर किया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन है सर। अच्छा, ये ऑप्ट आउट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोविजन है, मतलब 115 PAC है, तो नॉर्मल प्रोविजन मतलब 50,000 सर। ठीक है, माइनस 50,000, ये आ जाएगा सर 4,96,000, 5,28,000 माइनस 50,000 4,78,000। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है सर, पर मुझसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा इनकम फ्रॉम सैलरी, मुझे पूछा है सर नेट टेक कैश, मतलब कितना मैं घर लेके जा रहा हूँ, उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो सर ये मेरी इनकम आ गई, ठीक है। अब इसमें हम सर टैक्स भी निकाल लेंगे सर, और अगर मैं टैक्स निकालने जाऊं तो टैक्स तो नील हो जाएगा सर। सर क्यों सर? क्योंकि रिबेट है सर, 87A की रिबेट है सर, रिबेट के कारण सर आप निकाल लेना, टैक्स 0 आ जाएगा, टैक्स आएगा ही नहीं सर, क्योंकि दोनों 5 लाख से कम है तो टैक्स आना ही नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? अब नेट टेक कैश मतलब नेट टेक कैश कितना है सर, ये पता करना सर, कितना कैश मैं घर लेके जाने वाला हूं सर। तो कैश कितना घर लेके जाऊंगा सर, एक तो 5,76,000, ये मेरी इनकम फ्रॉम, नहीं एक मिनट, ये कैसे हो गया, मेरे को सैलरी इनफ्लो कितनी हो रही है सर 4,80,000, ठीक है, प्लस 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 96,000। 96 कैसे आया समझाता हूं सर, 4,80,000 ये मुझे बेसिक सैलरी दिया उसने, दूसरा HRA का पैसा मिला है मुझे एम्प्लॉयर से, कितना सर 96,000। देखो एग्जाम कितना टैक्सेबल कितना है वो बात की बात है, पर मिला तो 96 है ना सर मेरे को, तो 5,76,000 इतना पैसा मिला सर, ये समझ आया सर। मैंने भी तो रेंट पे किया ना सर, कितना पे किया 6,500 इंटू 12 करना पड़ेगा सर, 78,000 का तो मैंने भी रेंट पे किया सर, तो ये माइनस कर लेते हैं, 5,76,000 माइनस 78,000 4,98,000, ये मेरा नेट टेक कैश है सर, नेट टेक कैश है। अरे यार ठीक है, आ रहा है समझ सर। यहाँ पर बेसिक सैलरी सर 4,80,000 सर, यहाँ HRA नहीं है बट रेंट फ्री एकोमोडेशन है, वो फ्री में होता है सर, उसमें कुछ पैसा मिलता नहीं है सर, तो 4,80,000 और कुछ रेंट वेंट पे किया नहीं है सर, तो यहाँ पर तो 4,80,000 ही आएगा। तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है सर? मेरे लिए तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है सर, जहां मैंने नेट टेक कैश ज्यादा सर मैं घर में लेके जा रहा हूं। आया समझ? ये अच्छा क्वेश्चन लगा, मुझे पसंद आया।
अच्छा लगा क्वेश्चन, क्योंकि एक बार देख के रहोगे ना तभी एग्जाम में कर पाओगे, अदरवाइज गड़बड़ है, आधा करके छोड़ दोगे। ये मैंने क्वेश्चन बैंक में भी प्रोवाइड किया, क्वेश्चन बैंक में तो और इसमें अच्छे एडजस्टमेंट्स के साथ प्रोवाइड किया, देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो क्या बोल रहा है। मिस रितु ट्रांसफर्ड 100 शेयर्स। सर 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 सेम डिक्टो सेम, सिर्फ नाम बदला है, मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है सर। रितु है जो जिसके पास PQR लिमिटेड के शेयर्स है, उसने LMN कंपनी को ट्रांसफर किया शेयर्स और 3 लाख, जब मार्केट वैल्यू कितनी थी 5 लाख। आपको पूछ रहा है टैक्स इम्प्लीकेशन रितु के हाथ में और LMN कंपनी के हाथ में। सर LMN कंपनी सेक्शन 56 में मर जाएगी, क्योंकि सर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और 50,000 से ज्यादा का गैप है सर, 2 लाख का गैप है, तो 2,56,000 में अंडर सेक्शन 56 LMN कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। रितु के हाथ में क्या होगा सर, रितु ने शेयर्स को परचेस किया 2,50,000 में और दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू STT। सर STT वाली कोई बात ही नहीं है सर। तो रितु के हाथ में होगा ये सर कि 5 लाख का शेयर्स माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी रितु के हाथ में। समझ आया। जो रेसिपिएंट है जिसको बेचा गया उसके हाथ में सेक्शन 56 की कहानी, जो आदमी बेच रहा है मतलब रितु जो बेच रही है उसके हाथ में सर 2.5 लाख का कैपिटल गेन वाली बातें हैं। समझ आई कहानी, बैठा ये दिमाग में, क्लियर हुआ ये सबको। सिंपल है यार, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें, कुछ भी टिपिकल नहीं है, ठीक है। आगे देखो सर, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का मेरे सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग भी होता तो मैं आपको सीरियसली बैठा के सिखाता कि हाँ यार कुछ सीखो, अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंट न्यू वैरायटी, नहीं यार वही है। अगला देखो, मिस्टर रजत who has a taxable salary of 5,50,000 received a sum of 1 lakh from Sankalp Charitable Trust registered under 12 AB by account pay check in December 2024 to cover his medical expense. Is the money so received from the trust? नहीं सर, नहीं है, चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, सेक्शन 56 पिक्चर में आया और सेक्शन 56 बोला सर ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। अगर आपको याद आ रहा हो तो सर वहां पर हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, एक्सेप्शन में रिलेटिव था, रिलेटिव के नीचे ट्रस्ट वगैरह दिया हुआ था सर, तो ट्रस्ट वगैरह से अगर हमें पैसा मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता सर। आई बात समझ, क्लियर हुआ ये सबको। इजी क्वेश्चन, टिपिकल नहीं है, पहले से रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको टॉप 56 क्वेश्चन में भी करा दिए सर, टॉप 46 क्वेश्चन में भी करा दिए सर, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, सो आई पर्सनली थिंक ये अच्छा लगा था मुझे। कहाँ गया वो सैलरी वाला, ये वाला मेरे को अच्छा लगा था, मैंने प्रैक्टिस बैच में कराया था, बट टॉप 56 और 46 क्वेश्चंस में नहीं कराए थे, इसीलिए ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते। देखो फोर्थ क्वेश्चन में पहले नीचे आके पढ़ो। अरे यार इसको क्या हो गया। देखो, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर संजीव एंड द लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड एज्यूमिंग ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। Mr. Sanjeev, age 30 years, submit the information of the following transactions: income during the previous year 24-25. Mr. Sanjeev had a house in Delhi. During the financial year 22-23, he has transferred the said house to Miss Veena, daughter of his brother. ठीक है, without any consideration. ओ भाई साहब, बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर किया बट कंसिडरेशन नहीं लिया। हाउस वुड गो बैक टू मिस्टर संजीव आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द विस्वीना। उससे फर्क नहीं पड़ता सर, आपने बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। The transfer was made with a condition that 15% of the rental income from such house to be paid to Mr. Sanjeev. सर यही क्वेश्चन मैंने आपको टॉप 56 क्वेश्चन में कराया है, सेम है। ये जो रेंटल इनकम है ये मिस्टर संजीव के हाथ में टैक्सेबल है, तो 6,50,000 माइनस 30% कर लेना। ये माइनस करने के बाद आ रहा है सर 4,55,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Mr. and Mrs. Sanjeev forms a partnership firm with an equal share in the profit. Mr. Sanjeev transferred a fixed deposit of 50 lakh to such firm. Firm had no income and expense other than an interest of 6 lakh received from such fixed deposit. Firm distributed the entire surplus. Sir, section 10(2)(a, share of profit from firm exempt. ठीक है, अगला देखो. Mr. Sanjeev holds preference share in A Private Limited. He instructed the company to pay dividend to Ms. Chanchal, daughter of his servant. The transfer is irrevocable for the lifetime of the Chanchal. Dividend received by Ms. Chanchal. सर 2 लाख रुपए, क्या ये संजीव के हाथ में क्लब हो जाएगा? हाँ सर. बिना एसेट ट्रांसफर किए आप इनकम कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? अगला, मिस्टर संजीव हैड अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर. 1000 का शॉर्ट टर्म लॉस कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा क्योंकि वो किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं होता. इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ये तो आईओएस की इनकम है. उसके बाद कैश गिफ्ट दिया हुआ है सर. अच्छा, सेविंग बैंक अकाउंट है, याद रखना सर. ATTTA. इसकी एज क्या है भाई? इसकी एज क्या है? 30 ईयर्स. ले लो, TTA ले लो सर. ठीक है. कैश गिफ्ट फ्रॉम डॉटर ऑफ ए सिस्टर. सर सिस्टर रिलेटिव में होती है, डॉटर ऑफ ए सिस्टर नहीं होती सर. ये भी आईओएस में टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम बेटिंग, ये भी आईओएस. इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, ये भी आईओएस. लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, ये सेम नेचर की इनकम से एडजस्ट होता है, ये भी आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे सर. सर लिटरली बता रहा हूं, यही क्वेश्चन मैंने टॉप 56 क्वेश्चंस में कराया है, वहां जाके कर लो सर. लिख के करवाया है. ये तो अभी मैं आपको हर एक पॉइंट ओरली बता दिया, बट वहां तो लिख के करवाया हूं सर, तो आप वहां से कर सकते हो. इजी क्वेश्चन है. व्हाट आर द सर, ये थ्योरी क्वेश्चन. थ्योरी क्वेश्चन आई पर्सनली से टू स्टूडेंट, सर प्लीज पढ़ लो सर थ्योरी क्वेश्चन से. बस इतना ही तो है, खत्म हुआ. ये हमारा इनकम टैक्स का एमटीपी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में मैं जीएसटी वाला पार्ट लेके आऊंगा और मैं आप लोगों के लिए पूरी एमटीपीस कंबाइन कर दूंगा, वादा है मेरा. डोंट वरी अबाउट इट. बट अभी तो आप लोग इससे प्रैक्टिस करो, ठीक है? वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो. चलो, थैंक यू.